जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 9 विज्ञान चैप्टर 7 गति जिसके कुछ आंतरिक क्वेश्चन हैं उनका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाइए। हमको यह बताना है कि एक जो वस्तु है, मान लेते हैं हम ये वस्तु ए है, ये वस्तु ए है, यहाँ से ये चलना प्रारंभ करता है और इसके द्वारा कुछ दूरी तय की गई है। इनकी कुछ दूरी अपने तय कर चुकी है। क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है क्या? तो विस्थापन का मतलब हो गया कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो अब देखो, अगर ये वस्तु ए है तो इसका विस्थापन शून्य कब होगा? अगर ये कुछ दूरी तय करके वापस इसी बिंदु पर अगर आ जाए, इसी बिंदु ए पर आ जाए, तो इसका मतलब है जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया अंत में वहीं पर ही आ गया। तो इसका मतलब है कि इनके मध्य की, दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी कितनी आ गई? शून्य। केवल इस परिस्थिति में ही इसका विस्थापन शून्य हो सकता है। तो कब हो सकता है? कि जब कोई वस्तु अगर जिस स्थान से चलना प्रारंभ करती है और अंत में वहीं पर ही पहुंच जाती है, तब इसका विस्थापन का मान शून्य हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। एक किसान है, अब किसान जो 10 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा, वर्गाकार खेत है, खेत जो है हम मान लेते हैं खेत ये वर्गाकार है, ए बी सी और डी, ये वर्गाकार खेत है और इसके चक्कर लगाता है। हम मान लेते हैं बिंदु ए से वह चलना प्रारंभ करता है और यहाँ से इसके चक्कर लगाता है। तो ये 40 सेकंड में ए चक्कर लगा देता है। ये जो ए बिंदु से चलता है बी पर पहुँचता है, बी से सी, सी से डी और डी से वापस ए। तो एक चक्कर पूर्ण करने में 40 सेकंड का समय ले लेता है। और इसकी भुजा है 10 मीटर, इसमें यह भी दिया हुआ है भुजा 10 मीटर दिया हुआ है। तो वर्ग है, तो वर्ग की सभी भुजा कितनी होगी? 10 मीटर की होगी। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है हम लिखेंगे। वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा ये दी हुई है हमको। तो वर्ग की भुजा जो दी हुई है वो है 10 मीटर। और इसमें क्या दिया हुआ है कि एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में कितना समय लग रहा है हमको? अब इसमें एक चक्कर में लगा समय दिया गया है 40 सेकेंड। ये दो हमको चीज़ें दी गई है। अब इसमें पूछा क्या है कि 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद, 2 मिनट और 20 सेकेंड के बाद जो है वो विस्थापन कितना होगा? विस्थापन का मतलब वही दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी, जहाँ से वो शुरू हुआ है और 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद जहाँ पर वो पहुँचा है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमको निकालनी है, न्यूनतम जो दूरी है वो। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे। वर्ग की भुजा 10 मीटर दे रखी है हमको, एक चक्कर में लगा समय है 40 सेकेंड। तो अगर एक चक्कर में लगा समय 40 सेकेंड है तो इसका पूरा परिमाप कितना हो गया? ये पूरा परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप हो गया हमारे पास इसमें 10 10 10 और 10, टोटल कितना हो गया? 40 मीटर। या फिर वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा 10, 10 तो कितना आ जाएगा? 40 मीटर। अब 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, 2 मिनट और 20 सेकंड में हमको विस्थापन निकालना है। तो हम क्या करते हैं, 2 मिनट 20 सेकंड को पूरे को ही सेकंड में बदल लेते हैं। तो यहाँ से 2 मिनट, 2 मिनट में हमारे पास कितनी सेकंड हो जाएगी? 120 सेकंड। तो 2 मिनट में 120 सेकंड तो ये, और 2 मिनट 20 सेकंड अलग से और है, अर्थात ये 20 सेकंड और जोड़ना पड़ेगा। तो 2 मिनट का 120 सेकंड तो ये, और 20 सेकंड ये, 120 और 20 सेकंड कितना हो गया? 140 सेकंड। अब हमको निकालना है कि 140 सेकंड में ये जो है कितनी दूरी तय करेगा। अब देखो 40 सेकंड में एक चक्कर कर रहा है, 40 सेकंड में एक चक्कर, अगले 40 सेकंड में भी एक चक्कर कंप्लीट करेगा, एक चक्कर पूरा करेगा, और अगले 40 सेकंड में भी एक चक्कर पूरा कर लेगा। तो हमारे पास यहाँ पर कुल कितनी सेकंड हो गई? 40 40 40 120 सेकंड हो गई। और चक्कर कितने हो गए? 1 2 3 चक्कर।
तो हम कह सकते हैं कि 140 सेकंड में 3 चक्कर कंप्लीट कर चुका है वो 120 सेकंड में। तो 120 सेकंड में कितने चक्कर पूरे कर लिए? 3, क्योंकि 40 सेकंड में एक, अगले 40 सेकंड में एक और करेगा और अगले 40 सेकंड में एक और करेगा। तो यहाँ पर 40 40 40 कितने हो गए? 120 सेकंड में 3 चक्कर कंप्लीट कर चुका है। लेकिन हमको निकालना है 140 सेकंड का, जिसमें से 120 सेकंड में 3 चक्कर पूरे कर लिए। अब हमको इसमें 20 सेकंड और बाकी रह गए। तो देखो 40 सेकंड में एक चक्कर कर रहा है, तो 20 सेकंड में और कितना करेगा? 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर रहा है, तो ये 20 सेकंड आधी हो गई, तो ये कितना चक्कर करेगा? आधा चक्कर करेगा, आधा चक्कर करेगा। तो 20 सेकंड में आधा चक्कर और। अब जैसे यहाँ पर है तो आधा चक्कर कहाँ होगा? पहले ये बी बिंदु तक जाएगा और फिर सी बिंदु तक, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आधा चक्कर हो जाएगा। अब ए और सी को हम मिला देंगे और चक्रों की संख्या का हम दूसरा इसमें सूत्र भी निकाल सकते हैं, चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या। तो चक्रों की संख्या, कुल समय कितना दिया हुआ है? 140 सेकंड, 140 सेकंड। और परिमाप कितना आया हमारे पास? 40। तो परिमाप का भाग देंगे, कुल समय में परिमाप का भाग देते थे तो चक्रों की संख्या आ जाती है। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 14/4, 14/4 का मतलब हो गया, इसको काटेंगे तो 7/2, और 7/2 का मतलब हो गया 3.5, 3 सही 1/2, 3.5 चक्कर। यहाँ पर भी हमारे पास कितने आए थे? 3.5 चक्कर। अब हमको निकालना है विस्थापन, और विस्थापन क्या होता है? जो प्रारंभिक बिंदु है और जो अंतिम बिंदु जहाँ पर वो पहुँचा है उनके बीच की न्यूनतम दूरी, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको निकालना है विस्थापन, और वो क्या निकालना है? AC, तो विस्थापन AC। अगर हम बात करें, ये हमारे पास क्या बन गया? वर्ग है, वर्ग का विकर्ण है, और वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है? विकर्ण बराबर होता है √2 गुणा भुजा, विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा, वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है √2 गुणा भुजा। तो यहाँ से विस्थापन AC बराबर कितना आ गया? √2 गुणा भुजा का मान कितना है? 10 है, 10। तो ये आ गया विस्थापन AC बराबर, विस्थापन AC बराबर 10 √2 मीटर। ये हमारे पास विस्थापन का मान आ गया, यानी कि ये जो दूरी है वो है 10 √2। अच्छा, अब इसको हम इससे भी निकाल सकते थे, यहाँ पर हम त्रिभुज बना सकते थे, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से भी इसको निकाल सकते थे। तो पाइथागोरस प्रमेय का हम जाने तो ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गई, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये 10 का स्क्वायर 100 और ये भी 10 का स्क्वायर 100, 100 हो जाएगा 200, और कर्ण स्क्वायर बराबर 200 आ गया, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा? √ में 200। तब भी मान हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 √2 ही आएगा। दोनों तरीके से हमको कोई भी इसमें तरीका लगा सकते हैं। तो विस्थापन का मान कितना आ गया? 10 √2। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ था? वर्ग की भुजा हमारे पास 10 मीटर दी हुई थी, तो सभी भुजाएं 10 मीटर होगी, और एक चक्कर पूरा करने में उसको कितना समय लग रहा था? 40 सेकंड। तो एक अगर भुजा 10 मीटर है तो वर्ग का पूरा परिमाप कितना हो गया? ये हमारे पास 10 10 10 10 40 हो जाएगा, वर्ग का परिमाप हो गया 40 मीटर। अब हमको पूछा है कि 2 मिनट 20 सेकंड में विस्थापन कितना है। देखो दूरी अगर पूछता तो दूरी कितनी हो जाती? यहाँ से लेकर यहाँ तक चला, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 10 और 10 ये कितनी हो गई? 20 मीटर तो ये हो गई, और 3 चक्रों की दूरी और निकाल लेते हैं। अब यहाँ से देखो हमारे पास 2 मिनट 20 सेकंड है, तो 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट में हो गए 120 सेकंड, और 20 सेकंड ये 140 सेकंड में हमको निकालना है। तो चक्रों की संख्या क्या हो जाएगी? 140 में जब 40 का भाग देंगे तो कितने चक्कर आ जाएंगे? 3.5 चक्कर। वैसे भी हम देख सकते थे 120 सेकंड में, देखो 40 सेकंड में एक चक्कर, तो 40 सेकंड में एक चक्कर और हो जाएगा, मतलब 80 सेकंड में 2, और अगले 40 सेकंड में एक और हो जाएगा, मतलब 120 सेकंड में कितने हो गए? 3 चक्कर। अब 40 सेकंड में एक कर रहा है, हमको 20 सेकंड और चाहिए, तो अब 40 का आधा 20 होता है, तो एक चक्कर का आधा कितना हो जाएगा? आधा चक्कर। इसका मतलब है 20 अगले 20 सेकंड में आधा चक्कर और कंप्लीट करेगा। तो इस तरीके से जब 140 सेकंड में कितने आ जाएंगे चक्कर? टोटल 3.5। और यहाँ से हम फिर ये विस्थापन निकालेंगे वर्ग का विकर्ण लगाकर। विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सही है? विस्थापन के लिए हमको बताना है यह शून्य नहीं हो सकता, विस्थापन जो है वो शून्य नहीं हो सकता, और इसका परिणाम वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। तो हमको ये बताना है कि विस्थापन का मान शून्य नहीं हो सकता क्या? तो विस्थापन का मान शून्य हो सकता है, इसलिए कथन क्या हो गया? असत्य। तो विस्थापन का मान शून्य हो सकता है, वो कब हो सकता है? जब वस्तु अगर कुछ दूरी तय करती है और वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाती है, तब विस्थापन शून्य हो सकता है।
इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। तो दूरी से अधिक होता है विस्थापन, ये बताना है। जैसे यहाँ पर एक वस्तु थी ए, ये यहाँ से हमारे पास पहुँच गई इस बिंदु पर, जैसे अक्ष है और ये इस वाई बिंदु पर ये पहुँच गई है ए वस्तु। तो हमको ये अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचे, तो ये इसके द्वारा तय की गई क्या हो गई, दूरी हो गई। ये दूरी हो गई हमारे पास। तो जो दूरी विस्थापन है वो दूरी से बड़ा होगा कि छोटा। अब हमको पता है कि विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी। तो अब यहाँ पर जो इनके बीच की दूरी भी यही रहेगी। तो इसका मतलब जो विस्थापन है वो दूरी के बराबर हो सकता है या फिर दूरी से छोटा हो सकता है, लेकिन विस्थापन का मान कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता। मान लो ये यहाँ पर एक वस्तु हमारे पास थी और ये यहाँ से घूमकर यहाँ पर आ गई, तो अब बी बिंदु पर आ गई। अब इन दोनों बिंदुओं के अगर बीच की न्यूनतम दूरी देखें तो न्यूनतम दूरी ये है, ये क्या हो गया इसका विस्थापन, और ये दूरी हो गई यहाँ से इस बिंदु पर यहाँ तक पहुँची है। तो ये पथ की लंबाई क्या हो गई, दूरी। तो देखो दूरी यहाँ पर ज़्यादा है और विस्थापन क्या है, कम। तो विस्थापन जो है वो दूरी से कम हो सकता है या दूरी के बराबर हो सकता है, लेकिन दूरी से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसलिए कथन दिया गया है कि विस्थापन इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है, जबकि दूरी से अधिक कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए यह कथन भी क्या है, असत्य है। अगला क्वेश्चन है चाल और वेग में अंतर बताइए। चाल और वेग में अंतर बताना है हमको, और ये इसी का उत्तर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक तरफ चाल है और एक तरफ वेग है। तो चाल किसे कहते हैं कि किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अर्थात एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल। और उसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि एकांक समय में उसके विस्थापन को क्या कहते हैं, उसका वेग कहते हैं। तो इसमें एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं और उसमें एकांक समय में तय किया गया विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो इधर चाल का सूत्र क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, और उधर जो वेग है उसका हो जाएगा विस्थापन बटे समय। तो वेग जो है वो विस्थापन पर निर्भर करता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब कई बार क्या हो जाता है कि ये सूत्र याद नहीं होते, तो वेग में व है तो इसका ध्यान रखना, ये विस्थापन पर निर्भर करता है, विस्थापन में v, वैसे वह याद रखना है। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय और चाल बराबर दूरी बटा समय। अब चाल जो है वो एक अदिश राशि है, अर्थात यह है दिशा पर निर्भर नहीं करती, लेकिन वेग जो है वो सदिश राशि है। इसके बाद चाल सदैव धनात्मक होती है। चाल जो है वो हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी, अर्थात गतिमान वस्तु की चाल शून्य नहीं हो सकती। जो भी वस्तु गति कर रही है उसकी चाल कभी भी शून्य नहीं हो सकती। लेकिन वेग इसका मान धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है तथा शून्य भी हो सकता है। यह है इसमें चाल और वेग में अंतर। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा। यानी कि जो औसत वेग है हमको ये बताना है, औसत वेग जो है वह औसत चाल के बराबर कब होगा, औसत चाल के बराबर कब होगा। तो दोनों बराबर कब होंगे। देखो वेग जो है वो तो विस्थापन पर निर्भर करता है और चाल जो है वो दूरी पर। तो ये दोनों बराबर कब होंगे, जब उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन दोनों क्या रहेंगे, बराबर। अगर दोनों समान समय में, अगर कोई वस्तु की जो कुल दूरी है और विस्थापन अगर दोनों कांस्टेंट है या नियत है या बराबर है, तब हम कहेंगे कि औसत वेग औसत चाल के बराबर होता है। या फिर कोई वस्तु जो है निश्चित चाल से या फिर एक सीधी रेखा में गमन करता है, जैसे कोई वस्तु है ए, ये एक सीधी रेखा में गमन करता है और एक ही दिशा में गति कर रहा है, तो हम कहेंगे कि औसत वेग किसके बराबर आएगा, औसत चाल के बराबर आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। ओडोमीटर, तो गाड़ी में अगर हम बात करें, जैसे इस तरीके की कुछ संरचना होती है, यहाँ पर स्पीड लिखी रहती है 10, 20, 30, 40, 50, 80, और इसके बीच में 1 किलोमीटर का और आता है, जैसे 0, 0, 2, 6, 5, और यहाँ पर एक सुई ऐसे चलती रहती है। तो ये दो चीज़ें हैं, यहाँ पर एक हमारे पास ऐसे इंडिकेटर होता है, एक तीर का निशान होता है। तो ये जो है ये तो स्पीड को बताता है। ये किसको बताता है, स्पीड को। जो स्पीड को बताता है उसे कहा जाता है स्पीडोमीटर। और ये है किलोमीटर। जैसे जैसे अगर हम किसी वस्तु की गति अगर हम देखें तो ये किलोमीटर में मापी जाती है दूरी।
ये किलोमीटर को बताता है, इसे कहते हैं ओडोमीटर। तो ओडोमीटर क्या बता रहा है यहाँ पर, ये दूरी को बता रहा है कि कितनी दूरी तय की गई। तो ओडोमीटर क्या मापता है, किसी गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी। आशा करता हूँ कि यहाँ तक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई देता है। एक समान गति, उसकी गति केवल एक समान होती है, उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे यहाँ पर कोई वस्तु है, एक समान गति में ऐसे जा रही है, तो इसका मार्ग कैसा दिखाई देगा, सरल रेखा जैसे। इसका मार्ग कैसा हो जाएगा, सीधी सरल रेखा, सीधी सरल रेखा दिखाई देगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। तो पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है, मतलब दूरी पूछा है हमको पृथ्वी पर। अब उसमें जो सिग्नल की चाल दे रखी है वो प्रकाश की चाल के बराबर दे रखी है, और प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ ये चाल दे रखी है हमको। प्रकाश की चाल बराबर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और इसमें एक चीज़ और दे रखी है हमको कि पृथ्वी तक पहुंचने में, इस सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, 5 मिनट। समय जो है वो लग रहा है 5 मिनट। तो देखो, जब भी अगर ऐसे क्वेश्चनों को अगर हम सोल्व करते हैं तो इकाई को चेंज करते हैं। समय यहाँ पर सेकंड में है, चाल मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पर मिनट में है, तो इसको भी सेकंड में बदल लेंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट है, 1 मिनट में हमारे पास कितनी सेकंड होती है, 60। तो 5 मिनट में कितनी हो जाएगी, 5 × 60 बराबर कितना हो गया, 300 सेकेंड। ये 300 सेकेंड हो गया, 5 मिनट बोल सकते हैं, ये 300 सेकेंड। अब इसमें पूछा गया है दूरी। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो यहाँ से हमने सूत्र लगा दिया, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी चाल की कितनी थी, 3 × 10⁸ इंटू समय जो है वो कितना था, 300। तो यहाँ से देखो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 9, 2 0 और है 900। तो 900 × 10⁸। और यहाँ से देखो 2 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 × 100 इंटू 10⁸। 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, क्योंकि 10 का स्क्वायर का मान कितना होता है, 100। 9 × 10⁻² इंटू 10⁸। केवल 100 को हमने 10 का स्क्वायर लिखा है, आधार समान है तो घाती क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 9 × 10⁻² और 8 कितनी होगी, 10। और दूरी है तो दूरी का मात्रक और लगा देंगे, यहाँ से मीटर में थी तो यहाँ पर हम लगा देंगे मीटर। तो दूरी का मान कितना आ गया, 9 × 10⁻10 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि अंतरिक्ष यान की जो दूरी है वो कितनी आ गई, 9 × 10⁻10 मीटर। इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करेंगे। कमेंट करके बताइए कि यहाँ तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे, हम किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गति में है। एक समान त्वरण से, यानी कि उसका जो त्वरण है वो एक समान है। तो अब इसका मतलब है कि हमको एक समान त्वरण बताना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में चलती है तो उसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से बढ़ता है या घटता है, तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। अर्थात जो भी उसका वेग है, अगर समान समय में अगर वो बढ़ रहा है या फिर उसी समय अंतराल में अगर धीरे धीरे घट रहा है या धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक समान त्वरण। और फिर है असमान त्वरण। यदि किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में असमान रूप से बदलता है तो कहा जाता है कि वस्तु असमान त्वरण के साथ गतिमान है। अर्थात एक हमारे पास एक समान होता है, एक समान और एक है असमान। एक समान कैसे कहेंगे, जैसे कोई भी अगर हमारे पास से कोई वाहन है वो 5 सेकंड में उसकी जो स्पीड है 10 मीटर प्रति सेकंड है, अगले 5 सेकंड में 15 हो गई, अगले 5 सेकंड में 20 हो गई और अगले 5 सेकंड में 25 हो गई। तो अब देखो समान समय है हमारे पास 5-5 सेकंड और समान स्पीड से बढ़ रही है। पहले 10 थी, फिर 15 स्पीड हो गई, फिर 20 हो गई, फिर 25। तो इसका मतलब कि समान समय में
ये जो समान स्पीड से बढ़ रही है इसको कहेंगे एक समान त्वरण। और असमान कैसे कहेंगे कि समान समय में, वही समान समय, जैसे 5 सेकंड में पहले स्पीड थी 10 मीटर, अगले 5 सेकंड में जैसे 15 हो गई, अगले 5 सेकंड में हमने उसको ब्रेक लगा दिया, स्पीड हो गई कम, तो हम मान लेते हैं 13 हो गई। इस बार बहुत फास्ट कर दी, ये हो गई 20। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि समान समय है 5-5 सेकंड, लेकिन स्पीड है वो कम ज़्यादा हो रही है। तो ये इसको कौन से हम कहेंगे, असमान त्वरण। कमेंट करके बताएं कि यहाँ तक सब क्लियर है। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। एक बस की गति 5 सेकंड में, यानी कि 80 से 60 हो गई, पहले ज़्यादा थी 80 और अब कितनी हो गई, 60 हो गई, मतलब स्पीड कम हो गई, और इसका जो समय है वो है 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में बदल गया, त्वरण निकालना है। तो देखो, इस त्वरण निकालने के लिए आपको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा, v बराबर u प्लस ए टी, या फिर जो त्वरण है a बराबर होता है v माइनस का u बटा टी। वेग में परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो v और u क्या है, v तो है अंतिम वेग और u क्या है, प्रारंभिक वेग। तो यहाँ प्रारंभिक वेग प्रारंभ में कितना था, प्रारंभ में यहाँ पर देखो वो 80 की स्पीड से चल रही थी, तो u का मान कितना आ गया हमारे पास इसमें, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब भी अगर हम ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं तो स्पीड जो है उसको हम किस में बदल लेते हैं, मीटर प्रति सेकंड में। और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में जब बदलते हैं तो उसको 5/18 से गुणा करते हैं, तो 80 गुणा 5/18, तो ये कितना हो गया, इसको एक बार इतना ही रखने देते हम, तो 80 गुणा 5/18 और मीटर प्रति सेकंड आ गया। इसी तरीके से अंतिम वेग घटकर कितना हो गया, v अंतिम वेग 60 हो गया, वो था 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी हम क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं, तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, तो 60 गुणा 5/18। अब किस में बदल गए, ये मीटर प्रति सेकंड में। और यहाँ पर समय कितना लग रहा था, एक बार मैं देख लेता हूँ, समय 5 सेकंड। यहाँ पर t बराबर कितना दिया था, 5 सेकंड, और पूछा क्या है, त्वरण, अर्थात a का मान पूछा है, a का मान। तो ये v u t और a का मान है, तो त्वरण का सूत्र लगाएंगे। त्वरण a बराबर क्या होता है, v माइनस का u बटा t। तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया, v में से u को घटाना है, अंतिम वेग पहले लेना है और प्रारंभिक वेग था उसको बाद में लेना है। v में से u, v का मान ये रहा 60 गुणा 5/18 माइनस इसमें से इसको घटाना है u को, 80 गुणा 5/18, और इसमें समय का भाग देंगे, मतलब बटा t का मान कितना था, 5 सेकंड। तो त्वरण का सूत्र ध्यान रखना है, त्वरण a बराबर क्या होता है, v माइनस u बटा टी होता है। ये तो यहाँ से a बराबर 5/18 कॉमन आ रहा है, तो 5/18 को कॉमन ले लेंगे, 5/18 बाहर ले लिया दोनों में से, अंदर रह गया केवल 60 माइनस का 20 बटा 5। अब ये बटा में 5 रह गए, अब ये 5 से 5 कट जाएगा, 60 में से सॉरी यहाँ पर 80 आएगा, 60 में से 80 जाएगा, तो 60 में से 80 घटाएंगे तो माइनस का 20 आएगा, a बराबर माइनस का 20/18। अब इसमें 2 का एक बार और भाग जा रहा है, तो 2 का और भाग दे देंगे, तो 2 का देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 10 और बटा 9। और माइनस का 10 बटा 9 का मतलब क्या होता है, a बराबर 10 में 9 का भाग देंगे 1.11, लेकिन ये आएगा माइनस का, इकाई और लगा देंगे। त्वरण की जो इकाई होती है वो होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास त्वरण का मान आ जाएगा, a बराबर माइनस का 1.11 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो है माइनस, ये क्या दर्शा रहा है हमको कि जब भी त्वरण का मान माइनस में आ रहा है इसका मतलब है उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। और जब भी अगर प्लस में आ जाएगा इसका मतलब उसकी स्पीड में वृद्धि हो रही है। जब स्पीड में कमी होगी तब a का मान माइनस में आएगा, और जब उसमें वृद्धि होगी तब a का मान किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन और इसका आंसर। और फिर है अगला क्वेश्चन हमारा, यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा।
ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है। एक रेलगाड़ी है और स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है। इसका मतलब पहले वो खड़ी थी विराम अवस्था में और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। यानी कि 10 मिनट का समय ले लेती है और उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए हमको क्या ज्ञात करना है कि पहले वो खड़ी थी तो प्रारंभिक वेग यानी कि जो शुरू का वेग, वो प्रारंभिक वेग कितना है, 0, क्योंकि उसने अभी चलना प्रारंभ ही नहीं किया। तो यहाँ पर u का मान क्या आ गया, 0 आ गया। t बराबर यहाँ पर कितना समय ले रही है वो, 10 मिनट। t बराबर आ गई 10 मिनट, क्योंकि 10 मिनट में ले रही है। और उसकी जो स्पीड है वो बाद में कितनी हो गई, पहले तो 0 थी, अब अंतिम वेग जो था वो कितना हो गया उसका, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये v का मान है, ध्यान रखना। अंतिम वेग, प्रारंभिक और अंतिम, लास्ट में जो वेग हो जाता है वो, ये कितना है इसमें, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका दिया हुआ है। अब इसमें पूछा क्या है हमको, a का मान पूछा है, a त्वरण का मान। और अभी हमने देखा था कि जब भी अगर ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले जो है वो इकाई को इसमें देखते हैं। अब जो हमारे पास स्पीड है वो मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए, समय जो है वो सेकंड में होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में हम देख सकते हैं कि ये जो 10 मिनट है इसको पहले सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 10 मिनट में कितनी सेकंड हो जाएगी, 1 मिनट में जब 60 सेकंड होती है तो 1 जीरो और लगा देंगे, तो यानी कि 10 मिनट में कितनी हो गई, 600 सेकंड हो गई। 10 मिनट में कितनी सेकंड हो गई, 600 सेकंड। 10 मिनट बोल सकते हैं या 600 सेकंड, लेकिन जब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं इकाई को हम चेंज करते हैं सेकंड में। फिर है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब v का मान है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हमको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम कितने से गुणा करते हैं, 5/18 से। तो ये हमने कर दिया 5/18 से गुणा। तो ये हो गया हमारे पास कितना हो गया, 40 को 5 से गुणा करेंगे तो 200/18। इकाई और लगा देंगे, इस बार एक इसमें हो गया मीटर प्रति सेकंड में हो गया। इकाई हमने चेंज कर दी, त्वरण निकालना है। त्वरण का सूत्र अभी हम देख चुके हैं कि a बराबर क्या होता है, v माइनस का u/t। बोलो यहाँ तक क्लियर है, a बराबर v माइनस u/t। अब हम क्या करते हैं, ये जो सभी मान है इसके अंदर रख देते हैं। तो a बराबर v में से u को घटाना है। v ये रहा 200/18 माइनस u का मान था 0, प्रारंभिक वेग, क्योंकि उसने चलना ही प्रारंभ नहीं किया था, तो 0 बटा t का मान कितना है, 600 है। t का मान कितना है, 600। अब हमको पता है 200/18 में से 0 घटाएंगे तो 200/18 ही आएगा, लेकिन ये मेन बटा ये है तो ये 18 कहाँ आ जाएगा, नीचे। 600 के साथ गुणा में 18 आ जाएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 200 तो ऊपर रह जाएगा बटा 18 गुणा 600। अब यहाँ से देखते हैं कि 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और ये 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ये भी कट जाएगा, 18 × 54। तो a बराबर कितना आ गया, 1/54। इकाई और लगा देंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर a का मान प्लस में आया है, तो a का मान प्लस में आने का मतलब क्या है कि उसकी स्पीड में वृद्धि हुई है, यानी कि 0 से कहाँ पर चली गई थी वो, 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर। तो इसलिए a का मान क्या आ गया, 1/54 आ गया, वो भी प्लस में। तो बताइए यहाँ तक क्लियर है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती। अब हमको ये बताना है कि जो भी हमारे पास एक समान और असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति बतानी है। तो एक समान गति के लिए मतलब जो भी हमारे पास इसमें समय लग रहा है, समान समय में समान दूरी अगर तय करती है, एक तो वो निकालना है एक समान गति, और एक असमान दूरी तय करती है। तो पहला देखो, ये ग्राफ जो बनेगा वो एक समान गति के लिए बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं, एक समान गति के लिए। और किस किस में बनाना है, इसमें साफ साफ दे रखा है समय और दूरी में। समय और दूरी हम मान लेते हैं, पहला वाला समय ये रहा और ये है दूरी का, या फिर समय दूरी, चलो इसको समय मान लेते हैं हम, समय और ये क्या है, दूरी। लेकिन फर्स्ट किसके लिए है, ये समान गति के लिए, सॉरी एक समान गति के लिए, एक समान गति के लिए। ठीक, जैसे हम मान लेते हैं दूरी है ये 5 किलोमीटर, ये 10, ये 15, ये 20, ये दूरी है किलोमीटर में। और ये समय हम ले लेते हैं एक बार, जैसे चलो हम घंटे में ले लेते हैं t।
ये फिर ये सेकंड में ले लेते हैं, जैसे ये 5 सेकंड है, ये 10 सेकंड, ये 15 सेकंड और ये 20 सेकंड। तो अब समान गति, मतलब उसकी गति जो है वो समान है। जैसे हम मान लेते हैं कि 5 सेकंड में कितनी चली जाती है, 5 किलोमीटर चली जाती है। तो अगले 5 सेकंड में भी समान गति के लिए 5 किलोमीटर जाएगी, तो ये 5 किलोमीटर और चली जाएगी। तो अगले 10 सेकंड में कितनी चली गई, 10 किलोमीटर। और अगले 10 सेकंड में ये चली जाएगी 15 तक, और ये अगले 20 सेकंड में 20 किलोमीटर तक। इस तरीके से अगर हम इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो हम कह सकते हैं कि समान गति के लिए हमको एक सीधी और सरल रेखा प्राप्त होती है। दूसरा हमको बनाना है असमान गति के लिए, अर्थात अगर हम यही ग्राफ बनाएं असमान गति के लिए, जैसे ये दूरी का है, ये समय है। तो अब जैसे मान लो ये पहले 1 सेकंड में 1 किलोमीटर तक चली गई, फिर अगले 1 सेकंड में ये 1.5 किलोमीटर तक चली गई, स्पीड बढ़ा दी हमने तो यहाँ पर आ गई। और अगले जैसे 5 सेकंड में ये हमने और ज़्यादा स्पीड बढ़ा दी। तो इस तरीके से जो है ये एक सीधी रेखा प्राप्त नहीं हो सकती। तो असमान गति के लिए हमको ये सीधी रेखा प्राप्त नहीं होगी। ये इसको हम बोल सकते हैं वक्र रेखा भी प्राप्त हो सकती है, वक्र रेखा प्राप्त हो सकती है। तो हमको दूरी और समय में ये ध्यान रखना है कि जब समान गति का पूछे तो ये हमको एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, अर्थात जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे दूरी समान समय में उतनी ही बढ़ती जाती है, तो सीधी रेखा प्राप्त होती है। और अगर समय बढ़ता जाता है और दूरी जो है वह असमान बढ़ती जाती है, जैसे पहले 1 किलोमीटर हो गई, फिर 2 किलोमीटर बढ़ गई, फिर हमने स्पीड कम कर दी तो वो कम दूरी चलेगी। तो इस तरीके से वक्र रेखा भी प्राप्त हो सकती है या फिर कोई अन्य रेखा भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन सीधी रेखा प्राप्त नहीं होगी, वो किसमें, असमान गति में नहीं। तो ये असमान गति का है और ये है समान गति का। आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यहाँ तक सब क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है। अब हमको बताना है कि गति के विषय में हमको कुछ बताना है, लेकिन एक कंडीशन दी हुई है कि गति के बारे में कैसे बताना है कि दूरी और अगर समय का जो ग्राफ बना रहे हैं, दूरी और समय का ग्राफ हम बना लेते हैं यहाँ पर दूरी और समय का ग्राफ। जैसे ये दूरी है और ये क्या है, समय है। तो दूरी और समय के ग्राफ में हमको गति के बारे में क्या बताना है कि दूरी और समय का ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है। तो समय जो है वो उसके समय ये अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पर कोई दूरी है, ये तो दूरी है जैसे 5 किलोमीटर हो गई, ये 10 हो गई, ये 15 हो गई। अब इस बात का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर समय बढ़ता जा रहा है, इधर जैसे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, इधर समय बढ़ रहा है। तो ये समय बढ़ रहा है, लेकिन दूरी अगर हम देखें ये यहीं पर ही फिक्स है, अर्थात वस्तु भी चल ही नहीं रही। 5 सेकंड बाद में भी कितनी, 15 किलोमीटर पर है, 10 सेकंड बाद में भी यही है, 15 सेकंड बाद में भी यही है, क्योंकि अक्ष के समांतर है, ये हमको दिया है पुस्तक के अंदर। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो इस बात का मतलब क्या है, गति के बारे में क्या कहेंगे कि यह वस्तु तो गति नहीं कर रही, क्योंकि अगर गति करती तो ये किलोमीटर में भी इसमें परिवर्तन होता। तो गति नहीं कर रही है, तो हम कहेंगे कि अगर हमको इसमें दूरी और समय का ग्राफ है और इसमें अक्ष के समांतर दिया हुआ है, तो इसका मतलब है इसका वेग क्या है, शून्य है, अर्थात ये विराम अवस्था में है। ये वस्तु यहाँ पर क्या है, विराम अवस्था में। तो इसलिए जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक वस्तु ए है, 5 सेकंड में भी बाद में भी देखेंगे तो वहीं खड़ी है, अगले 15 सेकंड में भी देखेंगे तो भी यहीं खड़ी है इसी लाइन पर, क्योंकि दूरी तो बढ़ नहीं रही। तो यह विराम अवस्था में है। दूसरा वाला है अगला क्वेश्चन कि किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं। एक और ऐसा ही प्रश्न है और इसमें भी हमको गति के बारे में बताना है, लेकिन कैसे, इसका चाल और समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। तो चाल और समय का, तो चाल और समय का हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये समय है और ये क्या है, चाल। इस बार यहाँ पर हमको चाल लिया है, तो चाल जैसे यहाँ पर मान लेते 0 था, यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल, यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा,
यहाँ पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये साफ साफ दिया हुआ है कि चाल जो है ना वो समय के अक्ष के समांतर है। तो इसी तरीके से हमको एक लाइन बनानी पड़ेगी। हम किसी भी किलोमीटर पर मान लेते हैं, जैसे 15 किलोमीटर पर ये मान ली हमने एक लाइन। अब समय जो है यहाँ पर 5 सेकंड है, यहाँ पर 10, यहाँ पर 15, यहाँ पर 20। अब इसमें गति के बारे में क्या कह सकते हैं, देखो वो तो केवल दूरी थी, दूरी तो बढ़ ही नहीं रही थी क्योंकि वो वस्तु विराम अवस्था में थी, इसलिए दूरी नहीं बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पर चाल है, चाल का मतलब 5 सेकंड बाद में भी इसकी चाल कितनी है, यहाँ पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 सेकंड बाद में भी इसकी चाल कितनी दिखाई दे रही है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रेखा इसके हमको किताब में दी गई है कि अक्ष के समांतर है। 15 सेकंड बाद में भी इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो गति के बारे में यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ये जो है समय जैसे बढ़ता जा रहा है लेकिन चाल अपरिवर्तित है, अर्थात चाल फिक्स है। चाल क्या है, फिक्स है, हर बार ही कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ना इससे ज़्यादा हो रही है ना कम हो रही है। तो इसका मतलब है समान चाल से चल रही है। हम ये कह सकते हैं कि समान समय में समान चाल से वो गति कर रही है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ पर त्वरण का मान क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा। जब वेग में परिवर्तन होता है तब त्वरण का मान निकल कर आता है, जब वेग में परिवर्तन नहीं होता तो त्वरण का मान 0 होता है। अगला क्वेश्चन, वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र में मापी गई राशि क्या होती है। तो वेग और अगर जब हम समय का ग्राफ में अगर बनाएं तो नीचे की जो राशि है वो तय की गई दूरी आती है। ध्यान रखना, ये क्या आती है, दूरी या विस्थापन का परिमाण। आशा करता हूँ कि अगले कुछ न्यूमेरिकल आ गए हमारे पास। तो न्यूमेरिकल करने से पहले हमको ये 3 गति के 3 समीकरण याद होने चाहिए। पहला वाला जो है वो तो है v बराबर u प्लस ए टी। सेकेंड वाला जो है वो है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और थर्ड वाला जो होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये गति के 3 समीकरण हैं और तीनों समीकरणों से ही हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो अब जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, कोई बस विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। फिर से देखिए, विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, इसका मतलब पहले इसका वेग क्या था, 0 था। विराम अवस्था में वेग क्या होता है, 0। प्रारंभिक वेग जिसको बोल सकते हैं, तो प्रारंभिक वेग u बराबर कितना है, 0 है। और तथा 2 मिनट तक 0.1, 2 मिनट तक, t बराबर हमको दिया हुआ है, t बराबर 2 मिनट तक है। और 2 मिनट तक इसमें जो त्वरण है वो कितना है, 0.1। ये त्वरण को कैसे लिखते हैं, a से, 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये दिया हुआ है। और हमको इसमें निकालना क्या है, परिकलन कीजिए। तो पहला है चाल और दूसरा है दूरी। चाल है और एक दूसरा हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो आइए यहाँ से हम देखते हैं चाल और दूरी दोनों निकालते हैं। तो पहला वाला, अब देखो विराम अवस्था में थी और विराम अवस्था में अब t 2 मिनट बाद में उसका चाल कितनी हो जाएगी, यानी कि अंतिम वेग निकालना है हमको v बराबर, एक तो ये निकालना है और दूरी यानी कि s निकालना है हमको, ये दो। तो पहला वाला देखते हैं, v अगर निकालेंगे तो इन तीनों में से कौन से इक्वेशन लगेंगे। पहली वाली अगर हम देखें v बराबर u प्लस ए टी से, v बराबर u प्लस ए टी से, तो पहले हम फर्स्ट देखते हैं v बराबर u प्लस ए टी। तो इनमें से v का मान तुमको निकालना है, यहाँ से u का मान दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है और t का मान दिया हुआ है। तो सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे और v का मान आसानी से आ जाएगा। लेकिन इससे पहले जो t है वो 2 मिनट है और हम जानते हैं कि क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले इनकी इकाई ज़रूर चेंज करते हैं, मिनट को बदलेंगे सेकंड में। तो 2 मिनट में कितनी सेकंड हो जाएगी, 1 मिनट में 60, तो 2 मिनट में 120 सेकंड। अब हम यहाँ पर सारी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो v बराबर u का मान कितना था, 0, क्योंकि विराम अवस्था में उसका वेग कितना था, 0, प्लस a इंटू टी, a का मान कितना है 0.1 इंटू टी का मान कितना था 120। तो v बराबर कितना आ गया, ये तो 0 हो गया। 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10, 1/10 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे 1 और पॉइंट के बाद में एक संख्या है नीचे आ गए 10 इंटू 120 और ये 0 से 0 कट गया। तो v बराबर कितना आ गया, 12 इकाई और लगा देंगे मीटर प्रति सेकंड। तो अंतिम वेग जो है उसका कितना आ गया, ये आ गया 12 मीटर प्रति सेकंड। अब दूसरा वाला निकालना है s। तो इन दोनों में से s और s वहाँ पर है 2 और 3 वाले इक्वेशन में, तो इन दोनों में से हम कोई भी इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। जैसे थर्ड लगाएं अगर हम थर्ड, तो थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। और सेकेंड वाली कौन सी है, s बराबर u टी प्लस 1/2 a टी स्क्वायर।
तो इन दोनों में से हम कोई भी इक्वेशन अप्लाई करके एस का मान निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम ये लगाएं तो एस का मान निकालना है तो एस बराबर यू इंटू टी, यू का मान 0 इंटू टी का मान कितना था 120 प्लस 1/2 इंटू ए का मान कितना दिया हुआ है 0.1 इंटू टी का स्क्वायर करना है, अर्थात 120 का क्या करना है स्क्वायर करना है। तो ये हो गया 120 का स्क्वायर। तो एस बराबर कितना आ गया 0 गुणा 120, ये तो 0 हो गया, 1/2 इंटू 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/10। अच्छा 120 का स्क्वायर है, इसको हम 2 बार लिख देते हैं 120 गुणा 120। यहाँ से अगर हम देखें तो देखो 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा और 2 में 12 में 2 का भाग देंगे 6 बार। 120 को जब 6 से गुणा करेंगे तो 12 6 72 और 1 0 और 720। तो ये दूरी कितनी आ गई 720 इकाई और लगा देंगे मीटर। तो कितनी दूरी पर चली गई वो 720 मीटर। तो दोनों मान निकाल चुके हैं, v बराबर ये और s बराबर 720 मीटर। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर है कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कोई रेलगाड़ी चल रही है, यानी कि पहले इसका वेग दिया हुआ है वो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और ब्रेक लगाए जाने पर -0.5 मीटर प्रति सेकंड को एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। ब्रेक लगा रहे तो त्वरण कितना हुआ -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी। विराम अवस्था मतलब रुक जाएगी, तो अंतिम वेग तो फिर यहाँ पर क्या होना है 0। अब देखो यहाँ पर पहले ही इसका वेग दिया हुआ है वो कितना है 90 किलोमीटर, अर्थात इस बार u प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको हम बदल लेते हैं मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि सबसे पहले इकाई चेंज करेंगे। तो 90 को हम क्या लिखेंगे 5/18 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 पंजो 90 और 25 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग ब्रेक लगाए जाने पर वो रुक जाएगी, तो अंतिम वेग क्या हो गया 0। इस बार अंतिम वेग यहाँ पर v बराबर कितना आ गया 0। लेकिन यहाँ पर a त्वरण का मान वो माइनस में दिया हुआ है -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमको निकालना क्या है इसमें कि कितनी दूरी तय कर लेगी विराम अवस्था में से आने से पहले। दूरी का मतलब s निकालना है हमको। अब u v a और s ये फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, जो इनमें ये आए ये है थर्ड वाला। तो यहाँ से थर्ड वाला जब लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो सारी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे और s का मान निकालेंगे। तो देखो v का स्क्वायर करना है, v की वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर और ये हमने मीटर प्रति सेकंड में बदलना तो 25। तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a का मान ये रहा माइनस में 0.5 इंटू एस का तो निकालना ही है। तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, 25 का स्क्वायर 625। अब देखो माइनस को जब प्लस से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस, और यहाँ से 0.5 को जब 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 5 दूनी 10 1.0। आप चाहे गुणा करके देख लेना 1.0 और साथ में क्या है एस। तो 1.0 का मतलब क्या होता है ए क्या होता है, 1 को ऐसे गुणा करेंगे तो एस ही आएगा। 0 बराबर 625 माइनस एस और एस बराबर कितना आ जाएगा 625 मीटर। इसका मतलब है विराम अवस्था में आने तक वह कितनी दूरी तय कर चुकी होगी 625 मीटर रेलगाड़ी दूरी तय कर चुकी होगी। तो बताइए यहाँ तक सब क्लियर है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यहाँ तक सब क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रॉली एक आनत तल पर, आनत का मतलब ढलान वाले पर, ठीक है, ढलान वाले पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। तो ये एक का मान दिया हुआ है और वो कितना है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वो नीचे जा रही है। अच्छा अब ये बताओ अगर कोई हमारे पास कोई ट्रॉली है और वो एक आनत तल पर पहले खड़ी है, तो पहले तो इसका प्रारंभिक वेग मतलब अभी तक उसने नीचे जाना शुरू ही नहीं किया, तो प्रारंभिक वेग u जो है वो u तो कितना हो गया 0 हो गया। उसके बाद उसमें वेग में परिवर्तन आएगा, तो अंतिम वेग हमको पता नहीं है। तो प्रारंभिक वेग यानी कि जब वो खड़ी थी तब उसका कितना था 0।
अंतिम वाले का हमको पता नहीं। और इसमें क्या पूछा है, गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात, यानी कि अब वो गति करना प्रारंभ कर देती है और 3 सेकंड कितना समय ले लेती है, t बराबर 3 सेकंड ले लेती है। तो 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा, तो अंतिम वेग यानी कि कितना वेग हो जाएगा ढलने के बाद, तो ये हमको निकालना है v। तो देखो जैसे अगर मान लो कोई ये ढलान है, यहाँ पर एक वस्तु है, अब देखो जब तक ये यहाँ से भी ढलना इसने शुरू किया नहीं, जाना शुरू किया नहीं, तब प्रारंभिक वेग जो है मतलब अभी तक विराम अवस्था में है, ये 0 है u का मान। अब यहाँ से अगर ये नीचे की ओर जाना शुरू करती है तो 3 सेकंड तक चली गई, और 3 सेकंड बाद में अब इसका वेग कितना हो गया, मतलब अंतिम वेग हमको ये निकालना है। तो a u t और v में हम देखते हैं कौन सा है, ये पहले वाला है, तो v बराबर क्या लगाएंगे, u प्लस ए टी। तो सारी वैल्यू हम इसमें रख देंगे। इकाई देख लेते हैं, इकाई पहले से बदली हुई है, समय जो है वो सेकंड में है। तो v बराबर कितना आ गया, u का मान है 0 प्लस a इंटू टी, तो a का मान है 2 इंटू टी का मान कितना है 3, तो v बराबर कितना आ गया 3 दूनी 6, इकाई और लगा देंगे वेग की मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मतलब है 3 सेकंड बाद में उसका जो वेग है वो कितना हो गया 6 मीटर प्रति सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया होगा। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, और अगले क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। अर्थात एक रेसिंग कार है और रेसिंग कार का जो त्वरण है वो दे रखा है, त्वरण यानी कि ए एक्सीलरेशन, ए बराबर दे रखा है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ए का जो मान है वो 4 दे रखा है। और इसमें बोला है कि गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात, रेसिंग कार है, अब हमने उसको स्टार्ट कर दिया है तो गति में आ गई, और वह 10 सेकंड के पश्चात कितनी दूरी तय करेगी। इसका मतलब रेसिंग कार जो है वो पूर्व में विराम अवस्था में थी, और विराम अवस्था का मतलब हो गया उसका प्रारंभिक वेग जो है वह 0 हो गया। अर्थात u जो है, u का मान प्रारंभिक वेग वो विराम अवस्था में खड़ी थी, और खड़ी रहने के कारण उसका जो प्रारंभिक वेग है, पहले का वेग है, वह कितना होगा 0 होगा। तो u का मान कितना हो गया 0। अब 10 सेकंड तक चली हुई है, इसमें दिया गया समय कितना है, t बराबर 10 सेकंड, t बराबर है 10 सेकंड। तो 10 सेकंड के पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। अब हमको बताना है कि जैसे ही वह उसने गति करना प्रारंभ कर दिया तो 10 सेकंड के पश्चात उसने कितनी दूरी तय कर ली। दूरी का मतलब हमको s का मान निकालना है, s बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, तो हमको ये निकालना है। अब यहाँ से a का हमको पता है, u का मान 0 हो गया, t बराबर 10 सेकंड हो गया, s का मान निकालना है। अब इन तीनों में से हमको वो इक्वेशन देखनी है जिनमें से a, u, t और s आ जाए। s की अगर वैल्यू निकालनी है तो s की सिर्फ इसमें 2 ही इक्वेशन है, एक तो s की सेकंड वाली है और एक s की थर्ड वाली है 2as में। अब इसमें ये पता करना है कि 2 नंबर वाली लगेगी कि 3 नंबर वाली लगेगी। जब इसमें अगर हम देखें तो u, t और a होना चाहिए, यानी कि v नहीं होना चाहिए। थर्ड वाली में v है तो ये v का मान हमारे पास है नहीं, ये तो नहीं लगेगा। लेकिन सेकेंड वाली जो है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये लग जाएगी क्योंकि u का मान भी है, t का भी है और a का भी है। तो हम यहाँ से इक्वेशन कौन सी लगाएंगे, s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर से। अब इन सभी में हम वैल्यू रख देंगे तो s बराबर कितना आ जाएगा, u का मान कितना है 0, तो 0 रख देंगे, u का मान 0 इंटू t का मान हो गया 10 प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू a का मान कितना है 4 है, तो 4 इंटू t का स्क्वायर, t का स्क्वायर करना है, t का मान है 10 तो 10 का स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं तो s बराबर 0 इंटू 10, ये तो हो गया 0 प्लस ये 1/2 गुणा 4 है, इसको 2 दूनी 4, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 बार चला जाएगा, और 10 का स्क्वायर हो गया 100, अर्थात 2 गुणा 100 बच गया, ये 2 गुणा 100। तो s बराबर कितना आ गया, 100 को 2 से गुणा करेंगे तो 200 और 200 में 0 जोड़ेंगे तो 200, 200 आ गई। इकाई और लगा देंगे, दूरी है, दूरी का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, तो मीटर। तो इसका मतलब है कितनी दूर चली गई, वो 200 मीटर दूर चली गई। अर्थात 10 सेकंड में जब त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था तो वह 200 मीटर चली गई। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में हमको अंतिम वेग पूछता, अर्थात v का मान पूछता, v बराबर कितना होगा,
तो हम v का मान भी यहाँ से निकाल देते, और v का मान यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से हम निकाल सकते थे v बराबर u प्लस at से। तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा, तो v बराबर u का मान है 0 प्लस a इंटू टी, a का मान है यहाँ पर 4 और t का मान है 10, 4 गुणा 10, तो 4 गुणा 10 कितना हो गया 40। तो v बराबर कितना आ गया 40 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ये अंतिम वेग पूछा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इसको सोल्व नहीं करेंगे। लेकिन अगर पूछ लिया जाता तो यहाँ से हम v का कुछ इस तरीके से निकालते हैं। चाहे तो हम v का मान इस थर्ड वाली इक्वेशन से भी निकाल सकते थे, क्योंकि u का मान है, a का मान है और s का मान हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो भी v का मान हमारे पास 40 ही आता है थर्ड वाली इक्वेशन से। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। और इसी चैप्टर का आंतरिक जो क्वेश्चन है, इंटेक्स वाले क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन और शेष रहा है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दिष्ट त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई। एक तो ऊंचाई हमको निकालनी है तथा उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगा है। तो देखो एक पत्थर है, पत्थर ये हम मान लेते हैं हमारे पास एक पत्थर A है, इसको हम धरातल से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, धरातल से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधे ऊपर की ओर। अब इसका जो वेग कितने वेग से फेंका जाता है, प्रारंभिक वेग कितना है, मतलब फर्स्ट इसको वेग से फेंकेंगे 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। अब ये पत्थर जो है अब ऊपर जाता जाएगा, तो हम मानेंगे कि जैसे जैसे इसका वेग कम होता जाएगा और एक स्थिति पर मान लेते हैं, इस स्थिति पर इस पत्थर एक का जो वेग है वो 0 हो जाएगा और फिर वापस नीचे आते वक्त इसका वेग बढ़ने लग जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि ये अपनी अधिकतम ऊंचाई कहाँ तक पहुँच गया, ये इस बिंदु तक पहुँच गया ए, और यहाँ पर इसका अंतिम वेग कितना हो गया 0, क्योंकि प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग से इसको हम फेंक रहे हैं, यानी कि प्रारंभ में फेंक रहे हैं। तो u का मान कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा, किसी भी पत्थर को अगर हम फेंकते हैं उसका वेग कम होता जाता है और अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उसका जो अंतिम वेग है वो कहीं ना कहीं जाकर रुकेगा, फिर वापस नीचे आएगा। तो जहाँ पर वो पत्थर रुक जाता है वहाँ पर उसका अंतिम वेग होता है, और हम मान लेते हैं यहाँ इस स्थिति पर जब रुक जाता है तो v अंतिम वेग v बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब इस पत्थर पर जो त्वरण लग रहा है नीचे की ओर, ये त्वरण का मान कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। a बराबर कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में हमको पूछा गया है कि पत्थर के द्वारा हम इसको यहाँ से फेंक रहे थे, अधिकतम ऊंचाई यहाँ तक पहुँचा ना, तो ये h का मान निकालना है हमको, एक तो h का मान निकालना है और इसको यहाँ तक पहुँचने में लिया गया समय, यानी कि कितना समय लगा यहाँ तक पहुँचने में, ये दो चीज़ें हमको निकालनी है, एक तो t और एक h, या जिसको हम s भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक दूरी हो गई, हाइट जो है वो क्या हो गई, दूरी हो गई। अब सबसे पहले हम ये लिखेंगे हमको क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि u का मान हमको ये दिया हुआ है वो कितना है 5 मीटर प्रति सेकेंड। v अंतिम वेग कितना हो गया, v बराबर 0 मीटर प्रति सेकेंड। a का मान जो है, a का मान ये हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये जो a का मान है वो आएगा माइनस में। अब माइनस क्यों आएगा, क्योंकि जो हमारे पास वस्तु है वो ऊपर की ओर जा रही है, तो वस्तु की जो दिशा है वो ऊपर की ओर है और उसके विपरीत दिशा में नीचे की ओर त्वरण लग रहा है। तो वस्तु की गति की दिशा के जो विपरीत त्वरण होता है उसको हम लेते हैं माइनस में। अगर पत्थर नीचे की ओर आता तो फिर हम त्वरण को भी किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं, क्योंकि त्वरण गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लगता है तो प्लस में आता। लेकिन पत्थर ऊपर जा रहा है, उसकी दिशा ये हो गई और त्वरण का मान नीचे हो गया, तो इसलिए त्वरण का मान हम किस में लेंगे, माइनस में। तो यह सीधा सा ध्यान रखना, जब वस्तु ऊपर जाती है तब त्वरण का मान माइनस में, और जब वस्तु नीचे आती है तो तब त्वरण का मान प्लस में लेते हैं। अब हमको निकालना क्या क्या था, एक तो टाइम t बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह और एक दूरी s बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो पहला हम देखते हैं यहाँ से, अगर हम s निकालें s, तो s वाला कौन सा लगेगा, यहाँ पर t है नहीं, और तो पहला हम फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं v बराबर u प्लस at से। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v बराबर u प्लस at। अब हम देखें v का मान दिया हुआ है तो v का मान हम रख देंगे 0,
बराबर यू का मान ये रहा 5 प्लस ए का मान -10 दिया हुआ है इंटू टी नहीं दिया हुआ है, टी निकालना है। तो यहाँ से 0 बराबर कितना आ गया 5 प्लस को माइनस से गुणा करने पर -10 टी। तो 0 बराबर 5 -10 टी और -10 टी इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा और 10 टी बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 5। अच्छा 10 टी बराबर 5 आ गया तो टी बराबर कितना आ जाएगा 5/10 आ गया और 5/10 का मतलब हो गया इसमें 5 का डिवाइड करेंगे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 टी बराबर 1/2। तो टी का मान कितना आ गया 1/2 सेकेंड। तो पहले का आंसर ये आ गया। तो समय उसको पहुंचने में अपने अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, आधा सेकंड लगेगा, 1/2 सेकेंड। अच्छा दूसरा इसमें ये पूछा था एस का निकालना है, तो अब एस का हम देखो इन दोनों में से निकाल सकते हैं, सेकंड वाले से भी और थर्ड वाले से भी। अगर हम इसमें पहले थर्ड वाले लगाते हैं थर्ड इक्वेशन से, तो यहाँ से v² बराबर u² प्लस 2as। तो v का मान 0 है तो 0 का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a का मान -10 है इंटू s का निकालना है तो s ऐसे की ऐसे रख देंगे। तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20 और माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस का 20s। तो 0 बराबर कितना आ गया, अब यहाँ से देखो 0 बराबर आ गया 25 माइनस का 20s, तो माइनस का 20s को इधर लेकर आएंगे तो प्लस का 20s हो जाएगा। 20s बराबर 25, तो s बराबर कितना आ गया 25/20। अब दोनों में 5 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 5 25 और 5 चौक 20, 5/4 और 5/4 या 5 में जब 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, एक बार तो पूरा चला जाएगा, पॉइंट 4 दूनी 8, फिर 2 और 4 पंजे 20, इकाई और लगा देंगे मीटर। तो कितने मीटर चला गए वो 1.25 मीटर। तो ये है थर्ड इक्वेशन से। अगर हम इसमें सेकंड इक्वेशन लगाएं तो सेकंड इक्वेशन से देखते हैं एक बार कि आंसर आता है कि नहीं आता। तो s बराबर u इंटू टी, u को t से गुणा करना है, u का मान 5 और t का मान हम यहाँ पर निकाल चुके हैं 1/2। तो 5 गुणा 1/2, 5 गुणा 1/2 प्लस 1/2 इंटू a का मान है -10, तो माइनस का 10 इंटू टी का स्क्वायर, 1/2 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 1/2 का होल स्क्वायर। तो s बराबर कितना आ गया 5 एकम 5, 5/2 प्लस, इसको यहाँ से खोल लेते हैं हम एक बार। देखो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा बाहर और 10 ऊपर है 2 नीचे, तो इसमें 5 का भाग चला जाएगा, 2 पंजे 10, तो 5 गुणा 1/2 का होल स्क्वायर और 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4। तो s बराबर आ गया 5/2 माइनस 5/4। इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 में पहले 2 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 को 5 से करेंगे 10, माइनस 4 में 4 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 और 10 में से 5 गया तो कितना आ गया 5/4। तो देखो यहाँ पर भी 5/4 आया था और इससे भी कितना आ गया 5/4 और तो s बराबर कितना आ गया, वही 5 में 4 का भाग देंगे तो 1.25 मीटर आ जाएगा। तो सेकंड वाले इक्वेशन से भी हमारे पास जो दूरी है वो कितनी निकल कर आ गई 1.25 मीटर, यानी कि ये जो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचा है उसकी जो हाइट है वो कितनी है 1.25 मीटर, और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगा है वो कितना लगा है, आधा सेकंड। तो कमेंट करके बताओ कि यहाँ तक का आपको क्लियर है। अब यहाँ से t बराबर जो 1/2 सेकंड है, आप चाहे तो इसमें 1 में 2 से डिवाइड करके भी समय निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 0.5, 1 में जब 2 का भाग देंगे तो 0.5 सेकंड भी आंसर सही है। ठीक है, या तो आप बट्टे में भी रख सकते हैं या फिर आप पॉइंटों में भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन थे वो कक्षा 9 विज्ञान चैप्टर 7 जो है गति न्यू सिलेबस के आधार पर उनके जितने भी हमारे पास जो इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन थे उनका हमने यहाँ पर सॉल्यूशन देखा है।
कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट जो है वीडियो वो कौन से चैप्टर पर बनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हाँ, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।